यूजीसी एक्ट 2026 सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार यूजीसी से एक गजट नोटिफिकेशन हुआ जिसमें कास्ट, जेंडर, SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांग, महिला, तमाम लोगों के ऊपर जिस तरह के भेदभाव, एट्रोसिटी होते हैं, उसको लेकर कई तरह के कानून बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से हुआ था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही कई प्रावधानों पर रोक लगा दी। चला चुके हैं प्रोफेसर सुखदेव थोरट साहब से भी हमने समझने की कोशिश की कि 2012 का एक्ट क्या था, 26 का एक्ट क्या था, क्या खास बात है, क्या कमियां हैं और क्या स्ट्रेंथ है इसकी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बनना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कुछ रोक लगाना कुछ प्रावधानों पर, क्या है मसला, आज प्रोफेसर सुरेश माने के साथ, क्योंकि लॉयर भी हैं और प्रोफेसर भी लॉ के रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाए भी हैं, किस किस तरह की एट्रोसिटी होती है, किसी रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या ये सिर्फ कानून का मसला है या संस्कारों का मसला है, तमाम पहलुओं पर माने साहब से बात करेंगे। स्वागत है सर, जय भीम। हाँ, जय भीम प्रोफेसर। जो यूजीसी के फिलहाल रेगुलेशंस आ गए, ये जनवरी 13 को ही लागू हो गए। ये वैसे कानून नहीं है, ये रेगुलेशंस है, नियम है। कानून ऊंचा होता है, ये रेगुलेशन है। और ये रेगुलेशन कोई नए नहीं है, ये रेगुलेशन ने 2012 के नियमावली को रिप्लेस किया है, तो ये कोई नया नहीं है। अब ये रेगुलेशन लाने क्यों पड़े, जरूरत क्या थी, इस मुद्दे को जब समझते हैं तो दो बातें हैं कि कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था का समाज में क्या प्रादुर्भाव है, क्या परिणाम है, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। जाति व्यवस्था के कारण ऊंची जाति के लोगों द्वारा तथाकथित नीची जाति के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, भेदाभेद, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन, परसिक्यूशन जो होता है वो जग जाहिर है। उसके बारे में भारत सरकार के कई फोरम, दुनिया के कई फोरम, इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है और कुछ कदम उठाए गए हैं। भारतीय संविधान ने भी इसका ध्यान रखकर जाति, धर्म, जन्म, लिंग, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, संविधान में प्रावधान भी किया है। इसके बावजूद ये जाति व्यवस्था की बीमारी, ये देश की हजारों सालों की पुरानी बीमारी होने के कारण ये सिर्फ कानून से नहीं हट रही है और इसलिए लगातार नए नए कानून लाने पड़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अन्याय अत्याचार रोकने के लिए सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 1955 ये पहला संविधान के धारा 17 के तहत कानून आया। वो उतना प्रभावी नहीं रहा, इसलिए 76 में दूसरा कानून लाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो बिहार, पिपरा, बेलची, यहाँ जो दलित हत्याकांड हुए थे, उसके मद्देनजर रखते हुए संसद को 1989 में फिर एक नया तीव्र कानून लाना पड़ा। तो ये कानूनों की ज़रूरत ही इसलिए पड़ती है क्योंकि समाज बदलने को तैयार नहीं है और कानून या रूल्स रेगुलेशन ये समाज के बदलाव का हथियार है। और इसी हथियार को ध्यान में रखते हुए 2012 के जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी कैंपस में जात, धर्म, लिंग इसके आधार पर जो भेदभाव भी होता था, उसको रोकने के लिए 2012 की यूजीसी की एक नियमावली थी। लेकिन उस नियमावली के चलते, रेगुलेशंस के चलते देश में दो बड़ी घटनाएं हुई। उसमें छात्रों को, दलित छात्रों को, आदिवासी छात्रों को सुसाइड करना पड़ा। उसमें प्रथम नाम पे आता है रोहित वेमुला, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मामला। ये मामला हैदराबाद यूनिवर्सिटी से लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचा, पार्लियामेंट से फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और इसका एक बड़ा भारी रिपरकेशन ऑल इंडिया लेवल पे रहा। दूसरा, पायल तड़वी नाम की आदिवासी छात्रा, मेडिकल MBBS कोर्स की छात्रा मुंबई में, उसको भी सुसाइड करना पड़ा और वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन के तहत, जाति के आधार पर, ट्राइब के आधार पर, भेदाभेद के कारण। और ये जब मामले बड़े हुए तो इन दो विक्टिम के मदर, मतलब रोहित वेमुला की मदर और पायल तड़वी की मदर, राधिका वेमुला और अबेदा तड़वी, इन्होंने 2019 में एक PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कि
यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन लर्निंग, जो भी कैंपस है, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस हो, कुछ भी हो, इनके ऊपर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको रोकने के लिए एक पर्याप्त कानून बनाने की ज़रूरत है, रूल्स रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है। ये दरखास्त ये दो विक्टिम के मदर ने पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाई, और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2025 में सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि कोई स्ट्रॉन्ग कदम उठाने की ज़रूरत है, कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। और ये जब ठोस कदम उठाने की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट का ही डायरेक्शंस था पीआईएल के आधार पर कि यूजीसी ने 2012 के जो रेगुलेशंस है, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के रेगुलेशंस है, इनको जरा और तगड़ा करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो यूजीसी ने फिर एक कमेटी बनाकर उसमें जाने माने लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनके सलाह मशवरा करके फिर ये रोहित वेमुला की मदर, ये पायल तड़वी की मदर, इनसे भी सुझाव लेके, कई लोगों से सुझाव जानकारी मंगाकर ये 2026 के नए रेगुलेशंस बनाए, जिसको हाल ही में नोटिफाई किया था। अब जब ये नोटिफाई किया तो सवर्ण क्लास की मेंटालिटी के लोगों ने इसको विरोध किया, और विरोध में इन्होंने कहा कि इससे जो सवर्ण जाति के लोग हैं उसके ऊपर गलत असर पड़ेगा, एक रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का केस बनेगा, और रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड। अब इस मुद्दे को लेकर 3 रिट पिटिशन ये सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की थी, जिसकी आज सुनवाई हुई। और ये 3 रिट पिटिशन में वही दलीलें उन्होंने दी कि भाई इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसका गैर इस्तेमाल हो सकता है। अब कानून का इस्तेमाल या गैर इस्तेमाल वो हर समाज में होता है, चाहे कानून भारतीय दंड संहिता हो, इंडियन पिनल कोड हो, या नया बीएनएस हो, कोई भी कानून, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे महिला हो, चाहे छोटे बच्चे हो, कोई भी कानून बनाने के पीछे भावना जो होती है वो पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं होती। लेकिन हर समाज में पॉजिटिव निगेटिव मेंटालिटी के लोग होते हैं। निगेटिव लोगों के मेंटालिटी के माध्यम से उसकी दुरुपयोग की संभावना होती है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, तो डोमेस्टिक वायलेंस में भी लगभग कई सारे मामलों में पति को गलत तरीके से फंसाया जाता है। यूएपीए कानून है, क्या उसका गैर इस्तेमाल नहीं होता? देशद्रोह का देश में कानून है, क्या उसका गैर इस्तेमाल नहीं होता? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का कानून है, उसका उल्लंघन होता है। तो ये बात कह के कि किसी कानून का दुरुपयोग हो सकता है, आप कानून लेस, विदाउट कानून का समाज का संचालन नहीं कर सकते। इस बात को भूलकर ये लोगों ने कहा था कि इससे प्रताड़ना एक सवर्णों के खिलाफ होगी, और इसलिए ये 3 रिट पिटिशन डाले गए थे। जब रिट पिटिशन 2-4 दिन पहले जब डाले गए तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी की टिप्पणी आई थी, उनके सामने जब ये मेंशनिंग किया गया कि हम अवगत है हालात से, मतलब जजों ने पेपर पढ़ के, अन्य जानकारी हासिल करके अपना मन बनाया था। इसका मतलब पिटिशन सुन के नहीं बनवाया, हम हालात को अच्छी तरह से समझते हैं, ये उनकी टिप्पणी थी। और जल्द ही हम इस पिटिशन को अदालत के सामने लगाएंगे। उसके मुताबिक उन्होंने उसके बाद सुनवाई की, और सुनवाई करके इसको स्टे लिया है। अब जब स्टे दिया है, और जब ये स्टे पीरियड में 2012 के जो रेगुलेशन है वो बरकरार रहेंगे, मतलब वो पूरी तरह से खारिज नहीं हो रहे, उसको चालू रखा है। अब इसमें उन्होंने सरकार को, अटॉर्नी जनरल को कुछ सवाल पूछे हैं, उन सवालों का जवाब लिखित रूप से, एफिडेविट के रूप से सरकार को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है, और उसके बाद उसकी बहस होगी। तब तक इसके लिए स्टे किया है। लेकिन इसका जजमेंट, आज का जो ऑर्डर है वो तो अभी तक नहीं आया है, अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन उसके बारे में जो लाइव लॉ होता है, जो रेगुलरली कोर्ट का प्रोसीडिंग होता है, उसको मैंने देखा। तो लाइव लॉ में जब मैंने देखा उसमें, तो एक हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जेक्शन एक सही भी है,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस रेगुलेशन की में एक सिफारिश है कि एससी, एसटी, ओबीसी या जाति के आधार पर बच्चों के हॉस्टल बनने चाहिए। इस तरह की रिपोर्टिंग लाइव लॉ पे आई है। तो जाति के आधार पर तो वसतिगृह छात्रों का हॉस्टल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जाति मिटाने के जो तरीके हैं उसके ये खिलाफ जाता है और ये जाति व्यवस्था को बढ़ावा देता है। तो इस मामले को अगर स्टे किया है तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना पड़ेगा, सही कहना पड़ेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कदम सही उठाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर क्यों आप इस तरह के रेगुलेशन बनाते हो। तो शायद सुप्रीम कोर्ट ये कहना पड़ेगा कि जाति के आधार पर एजुकेशन संस्था में अंदर, कैंपस के अंदर जो भेदभाव होता है उससे सुप्रीम कोर्ट परिचित अच्छी तरह से लगता नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला, पायल तडवी की मैटर को लेकर जब पीआईएल सुनी है, तो और पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि एक नए तरह की यंत्रणा की जरूरत है, एक मजबूत सॉल्यूशन की जरूरत है। तो मजबूत सॉल्यूशन के लिए तो ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। यहाँ रिट पिटिशन वालों की जो भूमिका है, उन्होंने जो अपोज किया है, उनकी यह भूमिका है कि इसमें गलत शिकायतें करने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। अब गलत तरीके शिकायत इसमें एक होता है कि पुलिस भी कई जगह पुलिस के जानकारी के मुताबिक कोर्ट केसेस दाखिल करती है, लेकिन वो कोर्ट में भी साबुत नहीं होती क्योंकि एविडेंस कम पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन कम पड़ता है। तो क्या आप पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर केसेस करोगे कि आपने झूठे केसेस दायर किए? इसलिए ये भी कहना ठीक नहीं है कि भाई गलत कोई केस डालेगा। गलत केस अगर डालता है कोई तो उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की प्रोसेस है। इसमें जो 2-3 सेंटर बनाए गए हैं, उस सेंटर के इंक्वायरी के दरमियान मालूम पड़ेगा कि अगर कंप्लेंट गलत है तो कोई परेशानी होने का सवाल नहीं है। और ये फिर इसको भी लागू होता है, ये जो सेक्सुअल अब्यूज की यूनिवर्सिटी कैंपस, स्कूल, कॉलेजेस में जो कंप्लेंट होती है वो भी एक कमिटी की जैसी होती है ना। वहां भी कमिटी में इंक्वायरी होती है, वहां भी कोई गलत कमिटी में एक गलत कंप्लेंट डाली इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई करो, इस तरह का प्रावधान किसी में नहीं है, ना उसकी किसी ने डिमांड की है। लेकिन जब एससी, एसटी, ओबीसी का मामला आता है तो सवर्ण मेंटालिटी के लोग, उनका पहला कर्तव्य बनता है किसी भी हालत में इसको विरोध करना। विरोध करने से अगर रुक नहीं जाता है तो उसको कमजोर करना, और कमजोर करके भी अगर ये कमजोर नहीं होता है तो फिर उनको अदालतों के माध्यम से प्रोलॉन्ग करना। ये पुरानी तरकीबें ये अपर कास्ट मेंटालिटी के हाथ में होती रहती है। और यही ये 2026 जो रेगुलेशन यूजीसी ने लाया है, उस रेगुलेशन को लेकर यही वर्तमान सवर्ण मेंटालिटी लोगों की धारणा है। तो अभी इसका डेट कब पड़ा है, अभी तो कुछ क्लियर नहीं है। हाँ, डेट का कोई क्लियर नहीं है, लेकिन नोटिस इशू हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूजीसी को। तो उनको दोनों को भी उनका रिप्लाई देना होगा, और रिप्लाई आने के बाद फिर उसकी सुनवाई होगी, और सुनवाई के दौरान फिर पता चलेगा कि क्या यह सही है या गलत है, या इसको और मजबूत बनाना है। तो मुझे लगता है प्राइमरी ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमने भी इसको एंटी रेगुलेशन समझ के नहीं लेना चाहिए। हम लोगों ने तो गलती नहीं करनी चाहिए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बैलेंस व्यू ले ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि भाई अलग अलग हॉस्टल जाति के आधार पर नहीं बनाना चाहिए। ये तो शाहू महाराज ने पॉलिसी लगभग 1912 में अपनाई थी कि जाति को मिटाकर सभी बच्चों के लिए एक हॉस्टल बनाए थे। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको अच्छी तरह से परखेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जिन बेंच के सामने इसकी सुनवाई हो रही है वो कोई गलत वही आधार पे नहीं हो सकती। और ये जो रेगुलेशंस भी है जो मैंने आज ही देखे, ज़्यादा कोई उसमें लंबे चौड़े सेक्शन नहीं है, 14 सेक्शंस का रेगुलेशन है। और इसलिए ये कम से कम
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैंपस में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए सक्षम बनेगा, ऐसी मुझे लगता है। प्राइमरी मुझे यही आपके सामने रखना है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली सुनवाई जब होगी और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आएगा और सरकार अपना पक्ष कैसे और क्या रखती है, ये भी हम लोग देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल गुना भाग भी इसमें चल रहा है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नॉट। थैंक यू सर। थैंक यू।